नमस्कार साथियों, आप सभी का साइकोलॉजी की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान विषय के बारे में। मनोविज्ञान विषय में ही मनोविज्ञान की एक शाखा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उस शाखा का नाम आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, जिस शाखा का हम अध्ययन कर रहे थे, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में आता है हमारे सामने शिक्षा मनोविज्ञान। उस शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। एक नज़र डालते हैं पिछले वीडियो के ऊपर, जिसमें से मैंने कहा हर बार हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से आता ही है। उसके बारे में हम अध्ययन कर देखिए। हमारे सामने दो शब्द थे, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। एक तो मनोवैज्ञानिक, और दूसरा जो शब्द था हमारे पास वो था अमनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक, ये दो शब्द थे। अब मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं, उस शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि कुछ विज्ञान के तत्व हैं। उन तत्वों के ऊपर जो चीज़ खरी उतरती है वो वैज्ञानिक तत्वों में शामिल की जाती हैं। उसमें से ही देखिए, हमारे सामने जो थे वो है वस्तुनिष्ठता, फिर है विश्वसनीयता, फिर है वैधता, फिर है व्यापकता, फिर है सार्वभौमिकता, फिर है सार्वभौमिकता के बाद भविष्यवाणी, और अंतिम में हमारे पास जो है वो है निष्कर्ष। ये चीज़ निकल करके हमारे सामने आती है। साथ इन चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक और विज्ञान के तत्व माने जाते हैं, और मैं इनको कहूँ कि ये मूल्यांकन के पक्ष भी माने जाते हैं। कि मूल्यांकन का जो स्वरूप है वो कई पक्षों से होकर के गुजरता है, और उन पक्षों की अगर चर्चाएं करें तो उनमें से मुख्यतः ये पक्ष शामिल किए जाते हैं जो मूल्यांकन के लिए माने जाते हैं। अब साथियों, अमनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के बारे में हमें पता चलने के बाद हमारे सामने जो विधियाँ थी, उन विधियों के बारे में हम चर्चाएँ कर रहे थे। हर एक विधि के बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में चर्चाएं करें तो सबसे पहले हमारे सामने है अमनोवैज्ञानिक विधियाँ। अमनोवैज्ञानिक विधियाँ, अमनोवैज्ञानिक विधियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आती है, जो कि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि। उसके बाद में जो दूसरा नंबर लिया जाता है वो इसमें है इसमें जो रखा जाता है वो है गाथा वर्णन विधि। उसके बाद में दूसरे स्वरूप में हमारे सामने जिन विधियों के बारे में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं वो है मनोवैज्ञानिक विधियाँ। मनोवैज्ञानिक विधियों की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है, मनोवैज्ञानिक विधियों में जो हमारे पास सबसे यहाँ अंतर्दर्शन है तो यहाँ है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन
विधि। उसके बाद में यहाँ है जीवन इतिहास विधि। उसके बाद में यहाँ पे है साक्षात्कार विधि। उसके बाद में यहाँ पे रखी जाती है जो है प्रश्नावली विधि। उसके बाद में देखिए कुछ एक प्रक्षेपी विधियाँ रखी जाती हैं, जो मैं कहूँ कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियाँ। ये जो व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियाँ हैं, इनको भी किस में शामिल किया जाता है? मनोविज्ञान की विधियों में शामिल किया जाता है। इन विधियों में हम चर्चाएं करें प्रक्षेपी विधियों में, तो हमारे पास जो है वो है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। एक हमारे सामने आता है TAT, जिसे कहते हैं थैमेटिक अप्रेप्शन टेस्ट। एक हमारे सामने आता है CAT चिल्ड्रन अप्रेप्शन टेस्ट। और यहीं पे हमारे सामने आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि। और इसी में एक और शामिल की जाती है, वो है शब्द साहचर्य विधि, जो कि गाल्टन के द्वारा रचित है। गाल्टन ने सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बताया था। ये भी ध्यान रखना तुम साथियों, ये विधियाँ रखी जाती हैं। इन विधियों के बारे में हम एक एक विधि के बारे में चर्चाएं करते हैं। ये विधियाँ जाननी जरूरी हैं, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है साथियों, वो यही आता है कि बताइए निम्न में से कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है और कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही पूछता है। और फिर जो विधियां हैं, उन विधियों को देख करके हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक संशय पैदा होता है कि हम इन विधियों का जो इनमें जो अंतर है, अंतर यानी जो हम एक तरफ लिखते हैं आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी तरफ लिखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, तो ये अंतर किस तरीके से रहता है, ये भी संशय बना रहता है। तो उस चीज़ के बारे में हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया कि कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि होती है, कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि होती है, और वस्तुनिष्ठ विधि होती है उसके कौन से पक्ष होते हैं, उन पक्षों के बारे में भी हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। साथियों, आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो किसी टीचर से संबंधित जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हुए हैं, जो हमने मूल्यांकन के पक्ष पढ़े हैं, जो हमने मनोवैज्ञानिकता के गुण पढ़े हैं, जो हमने विज्ञान के तत्व पढ़े हैं, वो सारे के सारे जो तत्व हैं जो हमने पढ़ा है, अभी विश्वसनीयता, व्यापकता, मूल्यांकन, ये जो स्वरूप है, वैधता, ये इनमें से हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन किया जाता है, ज़रूर पूछा जाता है। अब हमारे सामने सबसे पहले आती है आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ, आत्मनिष्ठ विधियों की अगर हम बात करें तो हमारे सामने पहली विधि है अंतः दर्शन विधि। पहली कौन सी है? अंतः दर्शन विधि। और दूसरी है हमारे पास यहाँ पे गाथा वर्णन विधि। ये दो विधियाँ रखी जाती हैं। अब इसमें से पहली विधि के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। पहली है हमारे सामने अंतः दर्शन विधि। अंतः दर्शन विधि, इस विधि का सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि यह आत्मनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये विधि कौन सी है, आत्मनिष्ठ है। कौन सी है, आत्मनिष्ठ विधि है। और जब ये आत्मनिष्ठ विधि है तो हम यहाँ पे अनुमान ये भी लगाएंगे कि ये जो विधि आत्मनिष्ठ है यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। अब दो रूपों में रखी जाती हैं विधियाँ, एक तो मनोवैज्ञानिक रूप में, दूसरी अमनोवैज्ञानिक। जो विज्ञान के तत्वों पे आधारित हो, जो मूल्यांकन के पक्षों पे अपना रूप बिखेरती हो, वो विधियाँ तो होती हैं मनोवैज्ञानिक। और जो विज्ञान के तत्वों पे आधारित ना होती हैं, विज्ञान के तत्वों पे अपना रूप नहीं बिखेरती, वो विधियाँ अमनोवैज्ञानिक विधियाँ कहलाती हैं। अब इसमें हमारे सामने पहली विधि अंतर्दर्शन जो विधि है, उस विधि के बारे में ही हम चर्चाएं करें तो साथियों, तो आत्मनिष्ठ विधि या अंतर्दर्शन विधि है, उस विधि के प्रतिपादक पूछे जाते हैं। इस विधि का जो प्रतिपादक है वो विलियम वुंट को माना जाता है। किसको माना जाता है, विलियम वुंट को। विलियम वुंट के बारे में हम चर्चाएं करें तो बहुत बड़ी चर्चाएं हैं साथियों। विलियम वुंट के बारे में चर्चाएं करते हैं तो विलियम वुंट का जो कार्य क्षेत्र रहा है, पहले विलियम वुंट के बारे में समझिए। विलियम वुंट का जो कार्य क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र जर्मनी में रहा है। कहाँ पे, जर्मनी में। जर्मनी में एक शहर है साथियों, उसका नाम है लिप्जिंग। क्या नाम है, लिप्जिंग। और लिप्जिंग में एक विश्वविद्यालय है जिसका पहले नाम था वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, और इस विश्वविद्यालय में सन 1879 में कुछ पुस्तकें ये कहती हैं कि मनोविज्ञान का जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका जो जनक है वो विलियम वुंट को माना जाता है, जबकि ये बात गलत है साथियों। आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। कुछ भ्रामक सामग्री मार्केट में हमें ये बताती हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है, जबकि रियल में अगर हम समझे तो मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है, ये मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो कौन है, विलियम जेम्स हैं। भ्रमित मत होना। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1879 में साथियों जर्मनी के लिप्जिंग में जब 1852 ईस्वी की घटना से प्रभावित होकर के 1870 ईस्वी में, यानी मैं बताऊं आपको, एक मैंने बात बताई हुई भी है आप लोगों को कि 1852 ईस्वी की घटना थी साथियों। वापस ध्यान दीजिए कि 1852 ईस्वी की एक घटना थी साथियों। 1852 ईस्वी में एक अमेरिका में सेमिनार था, या मैं कहूँ कि उसमें एक आयोजन किया गया था सेमिनार का। उसमें क्या हुए थे, दो इंसान थे, एक तो डब्लू था और दूसरा जे था। अब इन दोनों के पास एस आता है। कौन आता है, एस। एस का मतलब स्टूडेंट आता है। एस का मतलब क्या है, स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट क्या करता है साथियों, डब्लू के पास जाता है और उसके पाँव छूता है और उनको क्या करता है, नमस्ते करता है। अब यही एस वापस इस जे के पास जाता है, इसको केवल नमस्ते करता है। क्या करता है, नमस्ते करता है। अब साथियों जब हमारे एक समाज की परंपरा रही है, हमारी सांस्कृतिक रूपरेखा यही रही है कि जहाँ पे दो एक जैसे, हमारी संस्कृति में दो इंसान एक जगह हो तो उन दोनों को बराबर का मान सम्मान दिया जाता है, बराबर का हकदार समझा जाता है। अब जब बराबर का दोनों को हकदार समझा जाता है तो एस स्टूडेंट जो था, उस स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया, और जब ऐसा नहीं किया तो हम मानते हैं कि उन जो जे था उसका क्या हुआ साथियों, अपमान हुआ। और जब इनका अपमान हुआ तो उनसे रहा नहीं गया, और उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि इस जो स्टूडेंट जो था, उस स्टूडेंट से पूछा कि भैया तू ये बता कि इनको तो तूने पाँव भी छुए हैं, इनको नमस्ते भी किया है, लेकिन केवल मेरे को यहाँ पे नमस्ते किया। तो उस स्टूडेंट का जो जवाब था
साथियों बड़ा ही लाजवाब था। क्या था? लाजवाब, यानी उसके समान कोई दूसरा जवाब ना हो, उसे लाजवाब कहते हैं। अब यहाँ पे उसका जो जवाब था वो ये था कि यहाँ W से मतलब है विलियम वुंट। क्या है? विलियम वुंट। और यहाँ J से मतलब है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। अब यहाँ पे W, ये जो S जो था, इसका जो जवाब बड़ा ही लाजवाब था। उसने कहा J से कि सर आप जो W हैं, आप तो दर्शन शास्त्र के पिता, दर्शन शास्त्र के जनक हैं, दर्शन शास्त्र में काम करते हैं, और आप दर्शन शास्त्र के हैं तो आप मनोविज्ञान के भी हैं, क्योंकि आप तो एक बड़े वटवृक्ष के रूप में हैं। लेकिन जो ये हैं, ये केवल और केवल किसके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो आप मनोविज्ञान के भी हैं और दर्शन शास्त्र के लिए, इसलिए मैंने आप तो दर्शन शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र में काम करते हैं, तो ये तो एक केवल और केवल इसकी शाखा है। आप तो एक बहुत बड़े वटवृक्ष का रूप धारण किए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपके पाँव भी छुए हैं, आपको नमस्ते भी किया है। ये आपकी एक केवल और केवल मात्र शाखा होने के कारण मैंने इनको केवल नमस्ते किया, और ऐसा जवाब दे करके वो चलता बना। साथियों, ये घटना 1852 ईस्वी की है। कब की है? 1852 ईस्वी की। और 1852 ईस्वी की घटना है साथियों। इस इंसान का जो अपमान हुआ, उस इंसान का नाम था विलियम जेम्स। कौन था? विलियम जेम्स। और इसी घटना से इसने बहुत कुछ सीखा। आजकल जो भी कोई प्राणी कुछ कार्य करता है, वो ऐसे ही नहीं करता साथियों, उसके प्रति बहुत से ऐसे क्षेत्र विशेष बने रहते हैं। कोई भी प्राणी ऐसे कोई कार्य नहीं करता, कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्राणी को सीख दे करके चली जाती हैं, और प्राणी उनको अपने अंतर्निहित मन में स्थापित करके उनके प्रति अपनी लगन स्थापित करता है, और लगन स्थापित करने के पश्चात उसे अपनी लगन स्थापित करने के बाद उसमें प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है। तो कोई भी कार्य आज तक तुम लोग देख लो, जितने भी अपनी महारत हासिल की है जिस क्षेत्र विशेष में, उनका कार्य जो विशेष जो रहा है वो सीधा ही नहीं रहा है। उसके प्रति कोई ना कोई उन्होंने पहले से अथक प्रयास, अथक मेहनत की है उन लोगों ने, और मेहनत के पश्चात उन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं, उन कार्यों से ही उनको सफलताएं मिली है निश्चित रूप में। तो यहाँ पे विलियम जेम्स और विलियम वुंट की अगर हम बात करें तो 1852 ईस्वी की जो घटना थी, और साथियों 1852 से लेकर के यानी 1870 तक, यानी कितने वर्षों तक है? लगभग 18 वर्षों तक, लगभग 18 वर्षों तक इन्होंने अथक प्रयास किया। और अथक प्रयास के बाद 1870 ईस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलवाया। मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया। और स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? विलियम जेम्स ने। तो साथियों हम बात कर रहे हैं विलियम वुंट की। अब विलियम वुंट ने ऐसा जो कार्य किया ही नहीं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो कई जो पुस्तकें हैं जो गलत लिखी हुई छपी छपाई पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें गलत जानकारियाँ देती हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक साथियों विलियम जेम्स को माना जाता है। अब साथियों ये जो समय रहा था विलियम जेम्स का, इससे आगे की अगर हम बात करें तो आधुनिक ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, लेकिन आप लोग इसमें भ्रमित रहते हैं। तो मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ याद रहने के लिए। ये पूरी की पूरी घटना मैंने आपको समझाई। ये जो है विलियम वुंट जो था साथियों 1879 में, जब 1870 ईस्वी में यानी 1852 ईस्वी की घटना है, और इसके लगभग 18 वर्षों तक, ये 1852 ईस्वी की घटना, 18 वर्षों के बाद अथक प्रयासों के बाद यानी 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान क्या हुआ?
स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया। लेकिन इसके 9 वर्षों तक यानी 1879 ईस्वी में साथियों विलियम जो वुंट था उसने भी सोचा कि अगर जिस तरीके से मनोविज्ञान के संबंध में विलियम जेम्स ने कुछ कार्य किया है उसी तरीके से कुछ कार्य मैं भी करूं, और जब कुछ कार्य मैं भी करूं तो उन्होंने 9 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद 1870 के बाद 9 यानी 1879 में विलियम जेम्स ने 1870 ईस्वी में तो विलियम जेम्स ने कार्य किया था, और विलियम वुंट ने, हम इसकी बात कर रहे हैं 1879 में, विलियम वुंट ने 1879 में इसी विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर थे। कौन थे? विलियम वुंट जो प्रोफेसर का काम करते थे। और प्रोफेसर किसके थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे तो 1879 में इन्होंने प्रायोगिक मनोविज्ञान की स्थापना की। किसकी की? प्रायोगिक मनोविज्ञान की स्थापना की। और प्रायोगिक मनोविज्ञान की स्थापना करने के कारण ही इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सबसे पहले विश्व में सबसे पहले, इसके बाद में कई वर्षों के बाद जो अमेरिका का ऊंचापेट्स नामक स्थान है वहाँ पे दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी साथियों। अब विलियम वुंट हम बात कर रहे थे अंतर्दर्शन विधि की। अंतर्दर्शन विधि में विलियम वुंट ने कार्य किया और इनके साथ जो सहयोगी रहे थे वो रहे थे साथियों जॉन लॉक। कौन रहे थे? जॉन लॉक। इस विधि में क्या किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनने लायक ये है, अंतर्दर्शन विधि में क्या किया जाता है? यह विधि अमनोवैज्ञानिक क्यों है? इस बात को समझिए आप लोग कि मान लीजिए हमें एक कक्षा में इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और इस विधि का जब प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे सामने मान के चलिए हम विज्ञान के अंदर प्रयोग करेंगे तो कितनी चीज़ें होंगी? मैंने कहा विज्ञान के मुख्य 3 तत्व माने जाते हैं। एक कौन सा होता है? प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग। दूसरा कौन सा होता है? प्रयोज्य होता है। प्रयोग, प्रयोज्य। और तीसरा कौन सा होता है? प्रयोग कर्ता होता है। प्रयोग, प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता 3 चीज़ें होती हैं विज्ञान के 3 तत्वों में। अगर हम बात करें तो इन तीनों तत्वों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैं बताऊं कि इस विधि का अगर हमें कहीं यूज करना है, इस विधि को कहीं अपने स्तर पे अगर इसको लागू करना है तो उसमें हम मुख्यतः देखिए कि एक कक्षा में मान के चलिए 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। अब 50 विद्यार्थी अगर किसी एक कक्षा में हैं और वो 50 के 50 विद्यार्थियों के ऊपर आप ये विधि लागू करते हैं, और जब ये विधि लागू करते हैं तो साथियों आप उनको कुछ लिखने के लिए देते हैं। इसमें क्वेश्चनर की जाती है। आप उनको कुछ क्वेश्चन देते हैं। एक शिक्षक है, शिक्षक कहता है कक्षा में उन बच्चों से कि आप लिखिए, वो लिखते हैं। और उसमें से आपने क्वेश्चन दिया कि आप अपने आप को 7वीं 8वीं क्लास का जो बच्चा है उसको लिखाते हुए आपने क्वेश्चन किया कि आप अपनी क्लास के 7वीं कक्षा के बच्चे को अपना एक इंटेलिजेंट या प्रतिभाशाली बालक मानते हुए अपने स्वयं के बारे में विचार लिखिए। वो बालक लिखता है, बड़े अच्छे विचार लिखता है, अच्छी। अब उसके अंदर कमियां भी तो हैं, कमियां हर एक इंसान के अंदर होती हैं। जब उसके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को वो बाहर नहीं ला रहा है, उन कमियों को वो बाहर नहीं बिखेर रहा है। अब उन कमियों को वो बाहर नहीं बिखेर रहा है तो आप यकीन मान करके चलिए, क्या उसमें से आवश्यक निष्कर्ष निकल रहे हैं? क्या वैज्ञानिकता के गुण आ रहे हैं?
जब वो कमियां चल रही हैं तो उसमें ना तो वैज्ञानिकता के गुण आ रहे हैं, ना आवश्यक निष्कर्ष निकल रहे, तो आप कैसे कह सकते हो कि यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। धन्यवाद साथियों, इसी विधि के बारे में चर्चाएं करें अगली वीडियो में। धन्यवाद।